सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही ख़ास एपिसोड पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आसपास में ट्रॉफीज नज़र आ रहे हैं, शील्ड्स नज़र आ रहे हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के हॉल ऑफ फेम में बैठा हूँ। और इतना ही नहीं, आज मेरे साथ दो ऐसी शख्सियतें हैं कि जिन्हें देखने के बाद यकीनन आप चौंक पड़ेंगे। कौन है वो? एक तो है उनमें श्रीमान और दूसरे हैं हनुमान। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जावेद साहब ने ये क्या कह दिया, श्रीमान तो ठीक है, ये हनुमान क्या है? मैं इसकी भी वजाहत करूंगा। पहले मैं श्रीमान जी के बारे में बता दूं कि ये जो श्रीमान जी हैं, ये हैं हमारे प्यारे अपने परवेज भाई। और परवेज भाई एक ऐसी शख्सियत है कि जो भी रफ़ी साहब का परस्तार है, उनका भक्त है, उनका चाहने वाला है, वो परवेज भाई को तो जानता ही जानता है। तो आज की इस महफिल में परवेज भाई मौजूद है मेरे साथ। और एक और बहुत ही कहना चाहिए अजीब व गरीब, आप सोच रहे होंगे कि जावेद भाई आज बड़े अजीब अजीब से लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं अजीब व गरीब जो मैं कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ कि जो अपनी उम्र के 86वीं 86 मंजिल पे खड़े हैं और अभी भी वैसे ही चाकू चौबंद हैं, वैसे ही फुल ऑफ एनर्जी हैं और एम्बिशन से भरे हुए हैं। और इन्होंने अपनी जिंदगी में रफ़ी साहब के हवाले से इतने काम किए और ऐसे ऐसे काम किए कि जिन्हें सुनने के बाद बेसाख्ता एक ही लफ्ज़ जहन में वो उभरता है, वो है द लिविंग लेजेंड। अगर हम रफ़ी साहब को लेजेंड मानते हैं तो रफ़ी साहब के जो परतव हैं उनमें कहीं ना कहीं ये भी खड़े नजर आते हैं एक लेजेंड की हैसियत से कि इन्होंने इतना काम किया है रफ़ी साहब और सोसाइटी के लिए। ये है श्री वेंकट चिलम जी। और इनको ही मैंने हनुमान इसलिए पुकारा क्योंकि हनुमान, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम जी और हनुमान जी का क्या रिश्ता था और हनुमान जी किस तरह से श्री राम जी के भक्त थे, तो उसी तरह से हमारे जो वेंकट चिलम जी हैं, ये भी मोहम्मद रफ़ी साहब के वैसे ही भक्त हैं, वैसे ही शैदाई हैं। और इनकी मोहब्बत को देखते हुए हमारे पुराने हीरो विश्वजीत साहब ने भरे स्टेज में हजारों लोगों के सामने ये कहा था कि आप वेंकट चिलम नहीं, आप तो मोहम्मद रफ़ी साहब के हनुमान हैं। और इनका ये वीडियो भी यूट्यूब पे मौजूद है। तो आज ये मेरी खुशनसीबी है कि आज के इस एपिसोड में मेरे साथ बैठे हैं श्री वेंकट चिलम जी और हमारे परवेज भाई। भाई वैसा है कि हमारे परवेज भाई, जैसा कि आप जानते हैं, कि जरा शर्मीले आदमी हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलों से मैंने उन्हें तैयार किया है कि वो आज की इस महफिल में हमारे सामने आए, कैमरे के सामने आए। तो आज बस यूं समझ लीजिए कि अपनों की महफिल है, भाइयों की महफिल है, कुछ बातचीत होगी और इस बातचीत को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आपसे ही शुरुआत करें क्योंकि आप मेरे बिल्कुल करीब बैठे हैं। जय रफ़ी साहब। जय रफ़ी साहब। तो मैं तो चाहूंगा कि पहले हमारे दर्शकों से कुछ अपने बारे में बताइए कि आप जो थे वो तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे फाइज थे, फिर वहां से फिर म्यूजिक की तरफ आपका एक आगमन हुआ। तो ये जो सफर रहा कैसे शुरू हुआ और कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में। जावेद साहब, मेरा रफ़ी साहब के साथ जो रिश्ता, मेरे ख्याल से मैं जब स्कूल में पढ़ता था जी, 12-13 साल का, वो केरल में पढ़ता था, ट्रिवेंड्रम में पढ़ता था। तो इत्तेफाक से मैं रफ़ी साहब का आवाज एक गाना सुना था। अच्छा। मैं हिंदी समझता नहीं था क्योंकि केरल का हूँ। जी जी। मगर पता नहीं वो आवाज में इतना जादू था, वो गाना था मन तड़पत हरिदर्शन को आए, वो चिर का नौशाद साहब का गाना था। पता नहीं, ऐसा लगता था कोई करंट मेरा बदन से जा रहा था। मेरे को मतलब हरिदर्शन मालूम है क्या है हरिदर्शन जी, मगर बाकी कुछ आइडिया नहीं था क्या है। मगर वो आवाज जो है, इतने आकर्षित हुआ था मैंने। तो 2-3 साल बाद बिना का गीतमाला में आता था हर वेडनेसडे को, अमीन सयानी साहब का। जब रफ़ी साहब का गाना सुनने का मौका मिला, ऐसा हुआ। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग पास किया। इंजीनियरिंग पास करने के बाद कलकत्ता गया। कलकत्ता में नौकरी के प्रेशर में
काम हो गया। जी। मगर जब कलकत्ते में 20-22 साल था तो मेरे को हिंदी में बात करने का और हिंदी समझने का मौका मिला। जी। तो अभी गाने का लिरिक्स का मतलब भी जानने, मतलब समझ में आने लगा। तो क्या हुआ था कि अभी वैसे ही बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं, जैसे कि किशोरदा है, लता जी है, आशा, ये सब अपने अपने जगह पे। बिल्कुल। मगर मेरे दिल में जो है रफी साहब का जो बोलते हैं ना, वो इमेज इतना, प्रतिष्ठा इतना हो गया है कि वो ऊपर वाले ने दिया है वो। तो 1983 में मैं ट्रांसफर होके बॉम्बे आया जी। कलकत्ता से, और 2000 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद इत्तेफाक से मैं एक म्यूजिकल कंपनी शुरू किया, उसका नाम है क्लब नॉस्टैल्जिया। वो भी इत्तेफाक से हुआ था कि मेरे घर पे मैं थोड़ा महफिल, प्राइवेट महफिल करता था विद अमेच्योर सिंगर्स एंड ऑल दैट। उसमें जो है मेरा एक खास दोस्त जो आईआईटी का डीन था, मिस्टर अशोक मिश्रा करके, वो भी एक शो में शामिल था। ओके। तो हर साल जो है दिसंबर महीने में आईआईटी मुंबई में मूड इंडिगो करके एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है। ओके। तो उसने मेरे को बोला, आपने मूड इंडिगो में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 घंटे का स्लॉट देता हूँ। तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑर्गेनाइज करने का। मैं उसको ये पूछा था कि अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मगर आपका सब ऑडियंस जो है स्टूडेंट्स है, आईआईटी का स्टूडेंट्स, और हमारा गाने जो है रफी साहब का, किशोरदा का, लता जी का, सब पुराने 1950s-60s का गाने है, कौन सुनेगा उसको? मैं ट्राई तो करो, 1 घंटे का स्लॉट देता हूँ। हिम्मत जुदा करके मैं जाके परफॉर्म किया। अच्छा। पहले शुरुआत में रमेश भाई 5-6 लड़के लोग थे। अच्छा। बाद में वो बाहर में गाना आता था, तो सुन के पूरा हॉल भर्ती हो गया। वाह। इतना पॉपुलर हो गया था। मेरे को अशोक मिश्रा साहब बोला और 1 घंटा करवा। क्या बात। इतना बड़ा सक्सेसफुल मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इसके बाद मैं सोचा इसको क्यों मैं आगे बढ़ाऊं, थोड़ा कमर्शियल। तो जितने भी अमेच्योर सिंगर जो है, मैं उसके सहयोग से मेरा पहला शो किया 1984 में किया, सॉरी 2004 में किया। मगर मैं सोचा मैं ये जो शो कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था जो पैसा मिलेगा वो पैसा मैं कोई नोबल एक्टिविटी के लिए करूँगा, चैरिटी के लिए करूँगा। क्या बात। ऐसा बोलते बोलते अभी 22 साल हो गया है। अभी ऊपर वाले की दया से आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजर्स इन बॉम्बे। कोई भी इतना शो किया नहीं है। एंड व्हाट इज मोर इज, जितने भी 350 के ऊपर शो किया हूँ, करीब 45 करोड़ रुपया चैरिटी के लिए दिया। क्या बात, वाह क्या बात। और ये 350 शोज जो किए हैं उसमें करीब 285 शोज रफी साहब का नाम है। वाह। इसमें मेरे को बहुत दिल को सुकून भी मिलता है, खुशी भी मिलता है, क्योंकि ये सोचता हूँ कभी कभी कि मेरा जिंदगी जो है थोड़ा कोई बिना मकसद के हो रहा था, की वजह उधर जा रहा था। ठीक है, अभी कोई मकसद तो होगा। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि ये मेरा टाइटल जो है रफी साहब का हनुमान, अच्छा लगता है जब विश्व जी बड़े सम्मान की बात है, अच्छा बड़े सम्मान की बात है। और मैं सोचता हूँ कि
कई लोग पूछते हैं कैसे प्लान किया, मैं यही बोलता हूँ मैं कुछ प्लानिंग नहीं किया है, इत्तेफाक से सब हो गया, ऊपर वाला प्लान किया, बस होता चला गया। मैं उसको एक कर रहा ऊपर हूँ। वाला भी नियतों को देखता है ना कि आपकी नियत क्या है और किस तरह से आप उसकी तरफ अप्रोच करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अब तक 350 शोज किए, और मैं आपको बताऊं कि इनके शोज मामूली लेवल के नहीं होते, बड़े ही खास और बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, जिनमें 285 शोज तो इन्होंने सिर्फ रफी साहब को डेडिकेट किया। ये इनकी मोहब्बत का प्रतीक है। और खास तौर से एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि इस वक्त जितने भी लोग जो रफी साहब की आवाज में गाना गाते हैं, रफी क्लोन्स कह लें आप, उनमें जो बेहतरीन क्लोन्स अभी हैं जो रफी साहब की आवाज में रफी साहब के गीतों को बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं, जिनमें प्रसन्न राव हैं, आरोह शंकर हैं, आपके छोटे रफी साहब जिन्हें सौरभ किशन के नाम से जाना जाता है, ये तमाम के तमाम लोग किस तरह से आए इंडस्ट्री में और कैसे ये लोगों के दिलों में बसे, इसके पीछे की जो कहानी है ये भी आप वेंकट जी से ही सुनिए। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, कि मैं रफी साहब का परम भक्त हूँ। जी। तो मेरा परिचय जो है रफी साहब हाँ, के बिल्कुल। से जोड़ा हुआ है। बिल्कुल। और मैं ये कहना ठीक नहीं है, मैं रफी साहब का भक्त हूँ। रफी साहब का भक्त होने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मैं अपने आप को समझता हूँ, जैसे कि जावेद भाई बोल रहा था कि मेरा नियत और मेरा अनडाइल्यूटेड डिवोशन टू रफी साहब जो है, नॉट ओनली फॉर हिज सॉन्ग्स, वो तो क्या बोलते हैं, मैं उसको एम्परर ऑफ प्लेबैक सिंगिंग बोलता हूँ, वो तो अपनी जगह पे है, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग मैं रफी साहब को सेंट सिंगर बोलता हूँ। वाह, ही इज अ सेंट, संत आदमी है। क्या बात। और अगर आप किसी ने मेरे को कोई इंटरव्यू में पूछता है आप रफी साहब से कैसे इतने आकर्षित हो गए, नॉट एज ए सिंगर बट एज ए इम्पेकेबल फॉल्टलेस ह्यूमन बीइंग। सही। वो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा सौभाग्य की बात है कि रफी साहब का फैमिली से इतना जी क्लोज हो गया हूँ। दे आल्सो कंसीडर मी एज अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली। करेक्ट। और संजू की बात है कि मुंबई में बांद्रा वेस्ट में रफी साहब के लिए एक स्मारक भी बनाया हूँ मैं। और ये रफी साहब का मकान जो है रफी मैंशन, उसके सामने का रोड जो है 16th रोड, उसका भी नामकरण पद्मश्री मोहम्मद रफी मार करने का सौभाग्य भी मेरे को मिला है। तो ये सब जो है ऊपर वाले के देन है और रफी साहब का आशीर्वाद है जी। जैसे कि मिस्टर एसपी बालसुब्रमण्यम जो है, मेरा रफी फाउंडेशन, वेलफेयर फाउंडेशन जो मैंने फॉर्म किया था 10 साल पहले, जिसमें रफी साहब का बेटिया और दामाद भी उसमें डायरेक्टर्स है, और एसपी बालसुब्रमण्यम साहब भी डायरेक्टर बने। उसमें एक स्टोरी है। अच्छा। मैं HPB को बालू बोलता हूँ, वो मेरे को बड़े हुए अन्ना करके, अन्ना इन तमिल मीन्स एल्डर ब्रदर। अन्ना मेरे को रफी साहब को घर पे जाना है, तो लेके आया यहाँ पर रफी मैंशन में। अभी परवेश भाई आपको भी याद होगा, यहाँ पर आके रफी साहब का फोटो में नमस्कार करके 2-3 गाने भी गाए। गाना सब गा के परवेश भाई उसको बोला विजिटर्स में साइन करो। साइन करने का टाइम में बालू का आंखों में आंसू आ रहा था। अच्छा। उसमें क्या लिखा है मेरे को दिखाया उसने, प्रिय रफी साहब, ये मंदिर में आने के लिए बहुत देरी कर दी मैंने, अपोलोजाइज फॉर इट। ओके। और साइंड एसपी बालसुब्रमण्यम, एन ऑर्डिनरी स्ट्रीट सिंगर इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बात, वाह। ओके, ऐसा हो गया। उसके बाद हम लोग नीचे उतर गए तो रफी साहब का ओल्ड प्रीमियर पत्नी गाड़ी खड़ा हुआ था, वेरी बैड कंडीशन।
वो मकान के नीचे ही खड़ा हुआ जी, था, जी। रोड में खड़ा हुआ था वो। तो क्या 1069 हाँ 1067 67 हाँ MMU। हम्म, तो फिर अन्ना ये किसका गाड़ी है, तो बोला साहब का है। ऐसे क्यों? तो वो जाके बहुत साल हो गए हैं मगर कोई चलाने वाला नहीं है, अभी क्या करें। तो बोला अन्ना ये गाड़ी मेरे को मिलेगा। ये स्टोरी आप दूसरा इसमें जी। कवर किया है मगर व्यूअर्स के लिए हाँ, थोड़ा बिल्कुल, स्टोरी बिल्कुल। बताता हूँ। मैं बोला ये कैसे होगा, इतना बड़ा सेंटिमेंट है ये गाड़ी का, कैसे देंगे आप? नहीं अन्ना ऐसा है, मेरे पास सब गाड़ियां हैं, इंपोर्टेड गाड़ियां, मर्सिडीज है, BMW है, सब है, मगर ये गाड़ी अगर मिलेगा मेरा दिल के करीब मिलेगा। सही, बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ। नहीं आप कोशिश करो, मेरे को मालूम है कितना आप क्लोज रिलेशन है आपका फैमिली के साथ, आपका कहना वो लोग मानेंगे। मैं कोशिश करता हूँ मगर वादा नहीं करूँगा। वो चेन्नई चला गया। उसके बाद 2 दिन बाद मैं यहाँ पर आके ये लोगों से बात छेड़ा। तो 2-3 दिन टाइम आ गया था। मैं यही बोला था कि ये गाड़ी वैसी स्क्रैप में कुछ नहीं मिलेगा आपको। SPB जो है रफी साहब का बड़ा डिवोटी है, उसको देने से वो अच्छा से देखभाल करे। सही। 2-3 दिन बाद ये लोग बोले, ये बोले थे कि हम लोग ये गाड़ी देंगे मगर पैसा नहीं लेंगे, क्या बात, फ्री में गिफ्ट में दे देंगे। तो मैं घर में जाके बालू को फोन किया। इतने खुश हुए तो याहू करके शाउट करने लगा, जैसे कि छोटे बच्चे को एक नया तोहफा मिला हो, खिलौना मिला हो। बोला जल्दी भेजो बालू, ऐसा जल्दी नहीं होगा, एक गिफ्ट के तौर पे आपको देने वाला है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट आपको कल जो है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होने का, तो हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। कोविड का टाइम था, लॉकडाउन चल रहा था, के तो उसमें थोड़ा वक्त लगा, बीच में कोविड के कारण उसका इंतकाल भी हो गया। तो बात खत्म। 2-3 महीने के बाद उसका लड़का सन जो है चरण मेरे को फोन करता है, अंकल ऐसा है कि मैं डैडी का फोन देख रहा था, बहुत सारा मैसेज आपके बीच में हुआ है, इसमें रफी साहब का गाड़ी के बारे में जिक्र हुआ है, ये गाड़ी मेरे को मिलेगा? तो बोला भैया अभी सिचुएशन चेंज हो गया है, आपका पिताजी नहीं रहा, अभी फैमिली आपको देगा, ये सोचने की बात है, आप कोशिश तो कीजिए। तो मैं आके फिर ये लोग का इतना विशाल हाथ है, जैसे वेंकट भाई गाड़ी आपका है, रफी साहब की फैमिली किसी को भी चाहिए आप जी। ये गाड़ी चेन्नई भेज दिया हम लोग, अभी चेन्नई में है। देयर SPB का एक जहाँ पर उसका खबर है, वहां पर एक म्यूजियम बना रहा है। अच्छा, हाँ। वो म्यूजियम में उसको डिस्प्ले करने वाला है। देयर विल बी hundreds of people seeing and talk about रफी साहब एंड SPB। तो ये सब चीज जो है ना, मैं कभी भी प्लानिंग नहीं किया था, ऊपर वाला बिल्कुल सही करके करता है। वेंकट जी ने भी 2 बातें कही, एक तो ये कि एम्पेरर लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इसमें एक और एडिशन करता हूं, मैं हमेशा रफी साहब को द लास्ट एम्पेरर कहता हूं, क्योंकि ये जो शहनशाहियत है आवाज की और प्लेबैक सिंगिंग की, बस ये रफी साहब पे आया कि जैसे खत्म हो गई, कोई उसके बाद शहनशाह तो नहीं आएगा। बादशाह आ सकते हैं, बादशाह हैं भी, लेकिन शहनशाह तो बस एक ही था और आखिरी था, वो थे हमारे रफी साहब। इन्होंने एक बात और भी कही कि जब रफी साहब का जिक्र आता है तो उनको एक फरिश्ते की तरह वो समझते हैं, उनकी शख्सियत को, उनकी ह्यूमैनिटी को। तो उस हवाले से मेरी 4 लाइनें मैं आपकी नजर कर रहा हूं परवेज भाई। जी शायद। वो एक शख्स जो इंसान नहीं फरिश्ता था, बिल्कुल। वो एक शख्स जो इंसान नहीं फरिश्ता था, वो शख्स जिससे हमारा भी एक रिश्ता था, वो एक शख्स जो लम्हों की बात करता था, वो एक शख्स जो बरसों की बात करता था,
वो एक शख्स जो रंगों की बात करता था, वो एक शख्स जो जज्बों की बात करता था, वो शख्स अब भी सितारों के साथ रहता है। बिल्कुल। वो शख्स अब भी सितारों के साथ रहता है। कोई भी रंग हो, मौसम हो या कोई लम्हा, वो शख्स याद की वादी में संग चलता है। जमाने बीत गए और बदल गई दुनिया, मगर बदला नहीं चाहत का सिलसिला अपना। मैं कैसे बात करूं और कहां से लाऊं उसे, मैं कैसे बात करूं और कहां से लाऊं उसे, मगर यह भी नहीं मुमकिन कि भूल जाऊं उसे। वो शख्स जिसकी तानों में कोई देवता सा बसता था, वो शख्स अब भी सितारों के साथ रहता है। वो एक शख्स जो इंसान नहीं फरिश्ता था, वो शख्स जिससे हमारा भी एक रिश्ता था। तो ये मेरे जज्बात हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मिलते हैं और यही कहते हैं कि भाई रफ़ी साहब गायक तो थे, लेकिन गायक से ज्यादा वो एक सूफी मनुष्य थे, एक फरिश्ता थे, अवतार थे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं हॉल ऑफ फेम में, और यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा है कि अक्सर लोग, इवन मैं, बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ जब इन चीज़ों को देखता हूँ। इन चीज़ों को छूने का मौका मिलता है, देखने का, महसूस करने का मौका मिलता है, तो ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब की खुशबू कहीं ना कहीं आसपास हमारे मंडलाने लगी है। और वही बात कहनी पड़ती है कि वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता ना था। बिल्कुल। तो वेंकट जी ने तो अपनी बातें की और वेंकट जी से तो भी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमारे परवेज भाई, मैं उनकी तरफ आ रहा हूं क्योंकि ये तो भक्त हैं, रफ़ी साहब के हनुमान हैं। मैं भी शैदाई हूं, एक छोटा साधना सा खादिम हूं, लेकिन जहां तक परवेज भाई की बात है, ये तो रफ़ी साहब की फैमिली से बाकायदा इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि रफ़ी साहब की छोटी साहबजादी यास्मीन बाजी, उनके ये शौहर हैं, शौहर नामदार परवेज भाई। और इनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो बस मेरी नज़र में तो एक ही है, और वो है इनका अखलाक, इनकी मोहब्बत और इनकी जो कसर नफ्सी है। इतने हम्बल लोग आज की तारीख में बहुत कम होते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल दिल से ये बात कह रहा हूं। तो अब मैं चाहूंगा कि परवेज भाई ये थोड़ा सा आप अपने जज्बात का इस तरह से आप इजहार करें कि आप मतलब कैसे, जब ये रिश्ता लगा था, मैं थोड़ा सा माजी की तरफ जा रहा हूं क्योंकि 1979 में आपकी शादी हुई थी, तो ये जो आपका ताल्लुक भी लखनऊ से है, तो ये जो रिश्ता लगा था तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ था, किस हवाले से ये रिश्ता सामने आया था कि भाई मोहम्मद रफ़ी साहब के आप होने वाले दामाद हैं? ये सवाल किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि जावेद भाई आदाब जी, सारे देखने वालों को भी आदाब और नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि आप 79 की बात में चले गए, उससे 2 साल पहले की बात है कि जब एंगेजमेंट हुई थी जी। और रफ़ी साहब तो इतने सिंपल इंसान थे, उन्होंने एक भी सवाल पूछा नहीं। कुछ फैमिली के ताल्लुकात भी थे जिससे मतलब रफ़ी साहब की जो दूसरी बेटी है नसीम जी, उनके हस्बैंड है, उनसे हम लोग के भी काफ़ी रिश्ते रहे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने रफ़ी साहब की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि लड़का क्या करता है, परवेज क्या करते हो, क्या आगे करना चाहते हो, ये सब कुछ नहीं। एक सवाल नहीं पूछा, बस उनको देखा और हम भी उनको देख रहे थे। अल्फाज तो कुछ थे नहीं कि क्या बोले उनसे, तो जैसे आपने शेर अर्ज किया, 1-2 लाइन हम भी अर्ज कर देते हैं जी शायद, क्योंकि रफ़ी साहब इतने ही करीब थे जितने आप इस वक्त हमारे करीब हैं। तो दिमाग में यही एक बात आई कि वो मुखातिब भी हैं, करीब भी हैं, उनको देखें कि उनसे बात करें। क्या बात। तो न लफ्ज थे उनसे कुछ पूछने के या उनसे कुछ बात करने के या अपने बारे में कुछ बताने के, और उन्होंने भी सिर्फ, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी जो हमेशा एक मुस्तकिल हमेशा उनके चेहरे पे रहती है। बस इसी तरह बस बात आगे बढ़ती चली गई और कभी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम कौन और मैं कौन और ये कौन और वो कौन। कभी किसी से, मतलब हमारे साथ क्या उनका ऐसा ताल्लुक, तो अगर कोई उनसे मिलने भी आता था, अनजान इंसान गुजर रहा बंगले के सामने, वॉचमैन ने कहा कि साहब कोई आपसे मिलने आया है, एकदम अगर घर पे हुए तो कोई उनको परेशानी नहीं थी कि मिलेंगे, बच्चे की तरफ अच्छा
बुलाओ बुलाओ बुलाओ। क्या वो उनका इतने सिंपल आदमी थे कि उनको पलंग बिस्तर सोफा ये सब की जरूरत नहीं थी। घर पे है, जमीन पे लेट गए, तकिया लगा के, उनका एक छोटा सा रेडियो है, हाँ अभी भी उसको सुनते रहते थे बस। अच्छा आओ जल्दी, बच्चे की तरह उठ के बैठ जाते थे मासूमी से, क्या बात है। सब ऐसे बात करके। और लेकिन आपको बताएं, उनकी तरफ से कभी ये नहीं हुआ कि इससे नहीं मिलेंगे उससे नहीं मिलेंगे। जो भी आया सबका स्वागत था, वेलकम था। एक किस्सा हमको आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। हम बंगले की तरफ आए, कुछ काम से इधर आ रहे थे, तो वॉचमैन था, उसका नाम था शेर सिंह। अच्छा। तो शेर सिंह ने बताया, देखिए ये जो साहब खड़े हैं, ये रफी साहब से मिलने आए हैं। और पूछा साहब हैं घर पे? बोले हाँ हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम आए। हमने कहा आपसे कोई मिलने के लिए आए हैं। तो बोले अच्छा बुलाओ। तो हम गए, उनको हमने कहा कि आइए मिल लीजिए। तो इतने ताज्जुब में हो गए, मतलब एकदम कि उनको यकीन नहीं हुआ। उनकी जबान से ऐसे मतलब लड़खड़ा, मैं मिल सकता हूँ उनसे? हमने कहा मिल लीजिए बिल्कुल। फिर वो बोले नहीं मैं मिल नहीं पाऊंगा, मतलब इतना जज्बाती हो गए कि मैं नहीं मिल सकता उनसे। तो सिर्फ मैं उनको देख सकता हूँ। हमने कहा देख भी सकते हैं आप, अभी वो बस 5 मिनट में रिकॉर्डिंग के लिए निकलने ही वाले हैं। हाँ। तो आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। तो हमने आके साहब को बताया कि भाई वो थोड़ा शर्मा रहे, बोले खाली मैं उनको देख लूंगा। तो बोले ठीक है। अब 5 मिनट के बाद वो निकले, गेट पे गाड़ी रोकी, वॉचमैन से हमने पूछा वो किधर है साहब? बोले वो तो पता नहीं किधर, अधूरा दिखाई नहीं पड़े। आप रुके 5 मिनट, शायद चले गए होंगे या कुछ भी होगी बात। तो चले गए। फिर आपने देखा होगा घर के सामने एक गार्डन है जी, तो देखा वो गार्डन से चले आ रहे हैं। अच्छा। हमने कहा आप कहाँ चले गए थे? रफी साहब ने आपका वेट किया, आपको देखना था, मिलना था जी। बोले में हिम्मत नहीं थी कि उनको नजदीक से देख सकता, तो मैं दूर से देख रहा था। अच्छा। देखिए ऐसे ऐसे मतलब लोगों की मोहब्बत, प्यार, इज्जत। मैंने ऐसे हालत में वो शेर बिल्कुल सादिक आता है कि अब आप सामने हैं तो कुछ भी नहीं है याद, वरना हमें कुछ आपसे कहना जरूर था। देखिए बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। इस तरीके की चीजें। तो आप ये जब आप लोगों का रिश्ता लगा था तो उसके कबल से तो आप रफी साहब के गाने सुनते रहे होंगे, फैन रहे होंगे। तो जब आपको ये पता चला कि भाई मेरा रिश्ता इनके दफ्तर से लग रहा है, तो उस वक्त आपके अपने क्या जज्बात थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो मतलब क्या बताए, मतलब ऐसा कुछ ख्याल तो कभी सोचा भी नहीं था और दिमाग कुछ ऐसे ख्याल आए नहीं। परेश भाई ये किस्सा बताइए, वो अमिताभ बच्चन का किस्सा रिकॉर्डिंग के बाद आए थे ना। हाँ वो नसीब वाला है, वो तो सब सुना। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना, तो इतना हम्बल आदमी, इतना सिंपल। बहुत सिंपल आदमी थे। कभी भी मतलब जिसे को सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है, डरा देते हैं कि जब वो एक रस्म होती है, जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो एक दूसरे को लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर एक दूसरे को बताते हैं भाई क्या लिखा आपने। रफी साहब के पास गए थे, रफी साहब क्या गाया आपने? तो आवाज तो जो थी उनकी थी, लेकिन उस वक्त आवाज नहीं, वो बोलते थे मैंने क्या गाया उसने। इस तरह का उनका मिजाज था। कभी भी मतलब हमने अपनी लाइफ में जितना भी उनको देखा समझा जाना, कभी भी उनको इस तरह से नहीं पाया कि वो अपने आप को कुछ समझे। हमेशा बस जो उसने कराया हमने कर दिया। तो बीइंग अ फैमिली मेंबर, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत, आपके दिल को बहुत छू गया हो और आपको याद हो और आप शेयर करना चाहें? बहुत से वाकयात हैं जावेद भाई, उनका एक एक उनसे मिलना, उनके बारे में सोचना ही एक वाकया हो जाता है जी। लेकिन तो जब भी तो मैंने आपसे पूछा कि जब आपको ये पता चला कि मेरी शादी यहाँ होने वाली है, तो आपके अपने दिली जज्बात क्या थे? एक वाकया हमको याद आ रहा है जी। रमजान के दौरान की बात है। तो मिसेज रफी ने हमको बुलाया। अच्छा। बोले कि आप आ जाइए, और यहाँ पे नजदीकी एक टेलर शॉप थी, मतलब जहाँ से। तो बोले आप खाली जाके वहां पे आपका मेजरमेंट दे दीजिए। तो हम
कैजुअली गए, मेजरमेंट दे दिया, और ईद से पहले जी एक वो पठानी सूट होता है, सलवार कमीज या जो भी कहते हैं, वो उन्होंने हमको पहुंचवा दिया। तो ख्याल आया कि ये मतलब ईद के लिए ईद के लिए, हाँ हाँ। तो जब हम ईद मिलने आए तो वही पहन के आए। अच्छा। और देखते क्या है कि रफी साहब के बेटे भी सब मौजूद थे, रफी साहब खुद 100% सेम, सब वही पहने हुए। क्या बात। हमको बड़ी देख के तो एक खुशी भी हुई और एक बड़ा जज्बाती भी हो गए कि भाई जैसे उन्होंने अपने बच्चों के लिए सोचा, अपने लिए सोचा, हमारे लिए भी वैसे ही सोचा। मतलब ये सारी बातें तो सॉरी भूल नहीं सकते। इस तरह के कई वाक्य हैं, कभी मतलब आज तक जब भी हम सोचते हैं, कभी उन्होंने शायद ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की होगी, हमसे भी वैसे ही। उन दिनों हम काम किया करते थे, एक होटल इंडस्ट्री में थे। तो जब काम से खत्म होके घर के आ रहे होते थे तो एक मामूल से हमने बना लिया था बंगले से होके हुए जाना, क्योंकि शाम की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो साहब उनका जो गार्डन था उसमें बैठे वो गुनगुनाया करते थे या जो भी था। तो 6, 6:30, 7 का वक्त हुआ करता था। तो जैसे ही आप गेट में अंदर आएंगे तो सामने ही रफी साहब का गार्डन था, सामने ही बैठे रहते थे और उनका चेयर गेट की तरफ ही रुक रहती थी। अच्छा। तो जैसे ही एंटर होते थे तो ऐसा लगता था, आवाज तो उनकी मतलब, लेकिन इशारा आइए, मतलब कि वेलकम जी, जैसे एक रोज का ऐसा बन गया था। वाकई में इस बात में बड़ी हैरत होती है। पहले तो मैं ये कहूं कि आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि रफी साहब का जब जिक्र आया तो हमारे परवेज भाई किस हद तक जज्बाती हो गए। मैंने तो उनकी आंखों में नमी तक उतरती हुई देखी, और बस यही कहा जा सकता है कि कशिश वही है गीतों में तुम्हारे आज भी, लेकिन वो पहले फूल बरसाते थे अब दामन भिगोते हैं। क्योंकि रफी साहब की गीतों की चाशनी और उनमें वो जिंदगी वो आज तक मौजूद है। अब देखिए ना कि 46 साल गुजरने को होने को आए। 46 साल लोग किसी के जाने के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ बरसों के बाद भूल जाते हैं, अपनों को भूल जाते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की भी ऐसी कई अजीम शख्सियतें हैं कि जिनके जाने के बाद लोगों ने उन्हें बहुत ही मुख्तसर अरसे में फरामोश कर दिया। लेकिन जहां तक रफी साहब की बात है, 46 साल होने को आए लेकिन आज भी वही मकबूलियत, वही मोहब्बत। और जब भी उनका जिक्र आता है तो दो ही बातें होती हैं कि या तो दिल में एक शादमानी पैदा होती है या आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बातें हम कर रहे हैं रफी साहब की, रफी मैंशन के इस गोशे में जिसे हम हॉल ऑफ फेम के नाम से जानते हैं, और हमारे सामने बैठे हैं वेंकटचलम जी और परवेज भाई। तो अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, जी जी जरूर, सॉरी जी जरूर। जैसे वेंकट साहब ने कहा कि वो उनको सिंगर नहीं बल्कि एक सेंट सिंगर मानते थे, उसमें दो राय नहीं जावेद भाई कि वो उनकी शख्सियत ऐसी थी। 2 लाइन में जो अपना दादा रविंद्र जैन साहब ने उनके जाने के बाद 2 लाइनें कही थी, पूरी गजल कही थी, लेकिन उसकी 2 लाइनें आपको बताता हूँ मैं। उन्होंने फरमाया कि नाखुश था खुदा अपने फरिश्तों से वगरना धरती के फरिश्ते की जरूरत से क्या थी। बहुत ही खूबसूरत कलाम उन्होंने पेश किया। शख्सियत सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन बयान किया था, पेशानी पे शम्स आंखों में तारों की ज़िया थी, वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी। बड़ा खूबसूरत था। और एक ऐसी शख्सियत के जिनसे अपनी मोहब्बत का इजहार लोग तरह तरह से अपने अपने तरीकों से करते हैं। कोई गाकर करता है, कोई लिख कर करता है, कोई प्रोग्राम पेश करके करता है। उसी तरह से हम लोग भी एक तरह से रफी साहब से अपनी लगावट, अपनी मोहब्बत, अपने रिश्ते का ही इजहार कर रहे हैं कि आज इस कोशे में बैठकर हम लोग उनकी बातें कर रहे हैं। तो परवेज भाई की तरफ मैं फिर जाऊंगा, उन्हें इतनी आसानी से आज मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगा और आपसे फर्दर जहां पे आपने स्टॉप किया था वहां से आप आगे बढ़ें कि फिर आपने रफी साहब पे काम की जो शुरुआत की, फिर आपने क्या क्या मार्के अंजाम दिए। क्योंकि आपका तो एक लक़ब और भी है ना, वो जावेद साहब ने भी आपको कुछ कहा है। हाँ। ये ऐसा है कि चौकीदार।
ऐसा है कि रफी साहब के लिए जो चौक बनाया था, जी उसमें बहुत सारे लोग लेजेंड्स आए थे। जी तो एक दिन जो है मेरे घर पे आनंद मिलिंद, जो चित्रगुप्त जी का जी जी बेटे बेटे, हैं, हाँ वो हमारे घर पे आए थे 2017 में। ये रफी साहब का 2016 में किया था। 2017 में मेरे घर पे आके बोला उनके पापा के 100th ईयर चित्रगुप्त जी के हो रहा है, तो वो जहाँ पर रहता था 14th रोड कार में, अच्छा उसके सामने एक चौक बनाना है, आप कर सकते हैं क्या? ठीक है। 2-3 महीने में सब अप्रूवल सब लेके चौक बना दिया। ओके। उसमें जावेद अख्तर साहब आए थे, जी रफी साहब का इसमें भी आए थे। और उसका 1 साल बाद 2 साल बाद अपना कविराज शैलेंद्र जी जो है, उसका बेटी अमला जी दुबई में रहती है। जी वो बोलता ना मेरा रेपुटेशन मेरे आगे चला गया। जी हाँ एक बार जो है मेरा घर पे आ गई वो, हाँ उसने बोला मेरे पापा का भी कर दो आप। ठीक है, कर देंगे। तो 2021 में ये लॉकडाउन का पीरियड याद है, आप लोग आए थे। उसका जो घर जो है झिलमिल करके बिहार में, रिमझिम, झिलमिल नहीं है, रिमझिम, 9th रोड में, वहां पर मैं कर दिया। उसका इनॉग्रेशन हो गया। उसमें भी जावेद अख्तर साहब आए थे। जावेद अख्तर साहब मेरे को देखा, वेंकट आपका हाथ है क्या इसमें? तो है। तो वो भाषण दे रहा था मीटिंग में, बोल रहा था कि अभी जो है वेंकट जी से मैं दरखास्त करता हूँ कि मेरे लिए भी एक चौक बनाए हैं। क्यों वेंकट, ठीक है ना? तो मैं बोला मैं लिविंग लेजेंड्स के लिए बनाता नहीं हूँ। अगर आपके जाने के बाद अगर मैं जिंदा रहा आपके लिए, आप एक काम कर सकते हो, साइट सेलेक्ट करके जाओ, मैं वहां पर कर देता हूँ। उसने भाषण में ये बोला था आपने। अभी वेंकट जी का नाम जो है चौकीदार हो गया। चौकीदार हो गया, चौक बनाने में चौकीदार हो गया है। अभी पता ही नहीं है क्या क्या नाम मिलने वाला है। अभी आपने किन किन लोगों के नाम से चौक बनाए हैं? हाँ जी, किन किन लोगों के नाम से चौक बनाए आपने? अभी रफी साहब, हाँ, वो तो नंबर 1, नंबर 2 चित्रगुप्त जी के लिए, नंबर 3 शैलेंद्र जी के लिए। अभी जी, तो नेक्स्ट अभी कौन है टारगेट? नेक्स्ट जो है लाइन पे है अभी अपना कंपोजर रवि साहब के लिए। क्या बात, वाह। रवि साहब का 100th बर्थडे है एंड ही डिजर्व्स जो काम उन्होंने किया है। और अगर आप देखिए तो इंडस्ट्री में जितने कंपोजर्स के साथ रफी साहब ने काम किया उनकी तादाद लगभग मोर देन 250 है। 250 कंपोजर्स में सबों ने अपने अपने तरीके से रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया। बट जहां तक मेरी अपनी रिसर्च है उसमें मैंने देखा है कि रफी साहब की एक बहुत ही खास वॉइस टेक्सचर का हमेशा इस्तेमाल किया। एक बिल्कुल गोल आवाज, सॉलिड आवाज और बहुत ही भरपूर आवाज। एब्सोल्युटली। तो इसलिए मैं रवि साहब के कंपोजिशन को बहुत पसंद करता हूँ। ऐसे तो सबों ने बहुत अच्छा काम किया। और रवि साहब का बेटी जो है वो अभी न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई है, छाया मैडम, छाया ओझा, मेरे से बहुत करीबी रिश्ता है। उसने टेलीफोन करके मेरे को पूछा आप इतने चौक बनाए हो, पापा के लिए भी बनाओ, क्यों नहीं बनाएगा? तो अभी उसका प्रोसीजर में हूँ अभी, शायद नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में वो भी हो जाएगा। और अभी रफी साहब के नाम से कोई और ऐसा कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा जो अभी जो है हाल ही में, मतलब षणमुगानंदा जो है रफी साहब का सेंटिनरी सेलिब्रेशन साल भर में प्रोग्राम किए थे। हाँ। उसमें मैं शामिल था। एंड जैसे कि मैं बोला था, अगर एक साल में 12-13 शो करता हूँ उसमें कम से कम 7-8 शो रफी साहब के नाम पे। और अगर मैं करता भी नहीं तो लोग पूछते हैं कभी करते हैं। अभी 21 जून में मैं एक शो कर रहा हूँ, उसका बड़ा अच्छा थीम है, मोहब्बत रफी। नॉट मोहम्मद रफी, मोहब्बत रफी। ये एक नई बात आप लोगों के सामने है, मोहब्बत रफी।
और क्या रोमांटिक बात, सॉन्ग्स ऑफ बहुत खूबसूरत जी। अभी कहने का मतलब यही है कि जैसे क्या बोल रहे हैं ना, रफी साहब सितारे के बीच में है ना। जी जी। अभी मैं 86 साल का हूँ, जब मेरा नंबर आएगा अभी बहुत देर है। रफी साहब को मिलूंगा तो बोलेगा रफी साहब, बहुत सारे लोग बोलते हैं यू आर द नहीं तो ऐसा है ना कि यू आर अभी द तो चोजन वन। अभी तो रफी साहब, आप मुझे चूज किया है, हाँ, अभी मैं आपको कैसे मैं मतलब थैंक यू। पहली बात तो ये कि अभी आपको जाना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर भगवान ना करे ऐसा हुआ भी तो रफी साहब वहां से फिर बोलेंगे नीचे जाओ नीचे जाओ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी काम भी किया है। अभी क्यों तुम चले आए। पता नहीं। एक बार फिर चलते हैं वेंकटचिलम जी यानी कि हनुमान ऑफ रफी साहब। अब कुछ और ऐसी बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के इस एपिसोड में उन बातों का भी बताना बहुत ही जरूरी है कि रफी साहब के हवाले से वेंकटचिलम जी अब तक क्या क्या कर चुके हैं और अब क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है। तो वेंकट जी। जावेद भाई, ऐसा है कि मैं जब क्लब नॉस्टैल्जिया शुरू किया था जी 2004 में, यही मकसद से शुरू हुआ था कि हम लोग जो शो करेंगे उसका जो प्रॉफिट आता है वो सब नोबल कॉज के लिए हम लोग देंगे। और ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो अच्छे काम करते हैं, मगर फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं होने के कारण वो बहुत पीड़ित हो जाते हैं। तो जितना भी अभी 22 साल हो गया है क्लब नॉस्टैल्जिया का, जैसे कि मैं बता रहा था 350 शो किया है, और मेरे को बहुत खुशी इसी में होते है कि करीबन 45 करोड़ रुपए हम लोग चैरिटी के लिए दिए हैं। क्या बात। तो ये 45 करोड़ जो आपने चैरिटी के लिए दिया है, इसमें मतलब किस आपने इसमें को दिया है, किस तरीके से, किन लोगों को दिया आपने, किसी संस्था को या मतलब किसी। एक शो जब करते हैं तो उसमें खर्चा हो जाता है, हाँ आर्टिस्ट को पेमेंट देना पड़ता है। नहीं वो चीज नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो 45 करोड़ का जो कल आपने दिया है चैरिटी का, हाँ। तो ये किसी स्पेसिफिक जैसे कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई हेल्थ सेंटर नहीं, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अच्छा उसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन जो है, अभी एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं डायरेक्टर के तौर पे मैं कनेक्टेड हूँ जी। इट इज कॉल्ड गॉड्स। अच्छा। GODS, Gods। उसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ डिसेबल्ड। ये जो है नवी मुंबई ऐरोली में उसका जी। रिहैबिलिटेशन सेंटर है। हमारा मकसद यही है जो डिसेबल्ड बच्चे लोग जो है, एस्पेशली जो अंडर प्रिविलेज क्लास से जो आते हैं जी। देखिए जावेद भाई, ऐसा है कि आप ये लोगों को, बच्चे लोगों को देख करके आप सिंपथाइज कर सकते हैं, मगर एम्पैथी जब आता है तब खुद का फैमिली में घर पे एक ऐसा बच्चा पैदा होता है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये जो बच्चे लोग जो है ना, अभी हम लोग 3 बच्चे लोगों से स्टार्ट किए थे, अभी करीबन 400 बच्चे हैं माशाल्लाह। और 400 बच्चे लोग जो है ये सेंटर में, जिसका जो इनॉग्रेशन हुआ था 2016 में, करीबन 10 करोड़ रुपया खर्चा होके उसी में करीबन 5.5-6 करोड़ जो है मेरा शो के जरिए में डोनेट किया हूँ। वाह। और हर साल जो है 1-2 शो मैं उसके लिए करता हूँ। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है विजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ओके। A Vision Foundation of India is headed by the world most popular eye surgeon Dr. Kulin Kothari। वो फाउंडेशन का मकसद यही है कि पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया 10 मिलियन पुअर पीपल जो है, जो आंखों का रोशनी का जो प्रॉब्लम जो है, डायबिटीज हो, पार्शली ब्लाइंड हो, उसको सब फ्री ट्रीटमेंट देता है। वाह, क्या बात। उसी में मैं जोड़ा हुआ हूँ। क्या बात।
वाह। उसी में मैं जोड़ा हुआ हूँ करीब 8-10 साल से, और बहुत सारे शो भी किए हैं उसके लिए। अच्छा, ये शो करने में 2 कारण होता है। ये कारण जो होता है, जिसके लिए हम लोग शो करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। करीबन 1000 का ऑडियंस है, तो कम से कम 1000 ऑडियंस को पता तो चले ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है करके। बिल्कुल। वो क्रिएटिंग अवेयरनेस जो बोलते हैं, और ऊपर से फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। ठीक है, अभी जितने भी शो होता है, कभी कभी शो ऐसा होता है कि किसी एनजीओ के नाम पर नहीं है, कैसे हम लोग शो करते हैं। वो शो जो है ना, अगर 1 रुपया भी मेरे को फायदा मिलता है शो के बाद, वो हम लोग चैरिटी के लिए देते हैं। क्या बात, वाह। ऐसे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे कि मैं विजन फाउंडेशन बोला, उसमें रफी साहब का फैमिली भी तो पेशेंट है वहां पर जी। अच्छा, ठीक है ना। इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, म्यूजिक लवर्स को ये मालूम है कि क्लब नॉस्टैल्जिया और वेंकट जी का शो जो है एक पर्पस के लिए होता है। जिंदगी तो सबके पास है, खुदा ने सबको जिंदगी दी और सभी अपने लिए जीते हैं, लेकिन असल जिंदगी तो वो है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि डिसेबल्ड के लिए खास तौर से ये बहुत ही आला काम कर रहे हैं, एक ऐसा सेंटर जिसमें 400 बच्चे जो डिसेबल्ड हैं उनकी देखरेख होती है, उनके आगे का सोचकर इन्होंने बहुत सारे प्लान लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सही मानों में मैंने कहा ना कि वेंकट जी की जो एक जिंदगी है, अगर देखा जाए तो बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एक ऐसी शख्सियत के जिन्हें देखकर बहुत कुछ समझने का, सीखने का और जानने का मौका मिलता है, और फिर दिल चाहता है कि इन्हीं के रास्ते पे खुद भी चला जाए। और जावेद भाई, दूसरा चीज में बोलना मिस हो गया मेरा। हम लोग जो वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफी वेलफेयर फाउंडेशन उसका स्थापना किया था 10 साल पहले जी। मैं ही उसका फाउंडर डायरेक्टर हूँ, और रफी साहब का बेटियां और दामाद भी उसमें डायरेक्टर है, और लेट एसपी भी ऑल्सो उसमें डायरेक्टर था जी। उसका मतलब यही था कि आने वाली पीढ़ियां जो है रफी साहब के बारे में जाने, उसका गाने के बारे में जाने, उसका जो नोबल कैरेक्टर जो है उसके बारे में जाने, टू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ रफी साहब। वही मकसद था। हम लोग 10 साल में करीबन 20-25 शो किए हैं, और मेरे को बोलने में बड़ा खुशी होता है। उसमें सबसे बड़ा जो है योगदान जो हम लोग किए थे, जैसे कि क्लब नॉस्टैल्जिया जो है, जो प्रॉफिट आता है वो चैरिटी के लिए देते हैं। वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफी वेलफेयर फाउंडेशन हम लोग बिगेस्ट चैरिटी जो किए हैं इज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फौजी फाउंडेशन। ओके। ये फौजी फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन जो है, जो वॉर मार्टर्स जो है, जो युद्ध में मारा गया हो, नहीं तो डिसेबल्ड हो गया हो, उसका फैमिली के लिए फाइनेंशियल हेल्प। हम लोग करीबन 4-5 शो किए थे फौजी फाउंडेशन के लिए, करीबन 20-25 लाख रुपये हम लोग डोनेशन दिए। क्या बात। तो कहने का मतलब ये आगे का प्लान भी ऐसे ही है, कंटिन्यू विद मोर विगर। इंशाल्लाह अगर भगवान ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। ये खुदा बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि आपके जरिए की भगवान तो खुद से उतर के जमीन पर नहीं आता, खुदा तो जमीन पे नहीं आता, लेकिन वो अपने बंदों को चूज करता है किसी भी एक नेक काम करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि यू आर वन ऑफ देम, कि खुदा ने आपको चूज किया है कि आपके हाथों से ही अच्छे अच्छे काम समाज के लिए और समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए होते चले जाए। ऊपर वाले की मेहरबानी है। वैसे मैं बस यही दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला आपको लंबी जिंदगी अता करे। 86 है भाई, पहले तो 14 कंप्लीट करके 100 की हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी क्या है कि जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं सोचने लगता हूँ मेरा औकात ही क्या है। केरल में जन्म हुआ, सपने में भी नहीं सोचा कि रफी साहब के साथ एक कनेक्शन होगा। होता है ना, डिवाइन कनेक्शन बिल्कुल होगा। कई लोग पूछते हैं कैसे प्लान किए, हमें प्लानिंग कुछ नहीं किया है, प्लानिंग ऊपर वाला किया है, एक्सिक्यूट मैं करता हूँ, बस यही बात है।
तो कभी कभी सोचने लगता हूँ, व्हाई आई, व्हाई नॉट अदर्स। तो दो तीन शख्सियत लोग जो है, जैसे विश्वजीत है, मिसेस शम्मी कपूर जो मेरा बोलते हैं अदा की सिस्टर है, सब लोग ये मेरे को एनकरेजमेंट देते हैं, नहीं यू आर द चोजन वन। उसमें बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और जिंदगी में जावेद भाई क्या है, अच्छा वाला काम करो, नेक काम करो, दूसरे का भलाई करो। और मैं एक 15 साल के पहले एक सेंटेंस फॉर्म किया हूँ, ये जो बड़ा वायरल हो गया, जैसे कि आपका यूट्यूब वायरल हो रहा है, मेरा भी सेंटेंस छोटे पैमाने पे हो रहा है वायरल। इट गोज समथिंग लाइक दिस, ब्लेस्ड आर दोज हु रियलाइज व्हाट दे आर ब्लेस्ड विथ। कहने का मतलब है कि हर इंसान को खुदा ने एक एक ब्लेसिंग अलग करके देता है, उसका एहसास होना बड़ी बहुत ब्लेसिंग है। और सबसे बड़ी बात, वो ब्लेसिंग जो है अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए यूज करो। सो ब्लेस्ड आर दोज हु आर ब्लेस्ड विथ व्हाटएवर इज देयर, बट यूज द ब्लेसिंग फॉर द हेल्पिंग अदर्स। बिल्कुल। तो ये जो है अभी मेरा क्या बोलते हैं, सहन में, मेरा डीएनए में बस गया है। अच्छा लगता है, क्योंकि रात को जब सोने जाता हूँ सुकून का नींद मिलता है। ठीक है भाई, भगवान ने चाहा, वो हम लोग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी में करता हूँ, वही बात है। और बहुत सारे सिंगर्स जो है, जैसे कि आपने फरमाया था, जो रफी साहब का गाना गा के, नहीं तो लता जी का गाना गा के, आशा जी का गाना गा के बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत कमाई भी होता है उसका। वो लोग सब, मेरा सौभाग्य रहा है उसको सब लॉन्च किया है, और मैं हमेशा उसको मेरा बच्चे जैसा मानता हूँ, और हमेशा यही बोलता हूँ, जो रफी साहब का गाने जो गाते हो, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन जो है रफी साहब का ह्यूमिलिटी, उसका नियत, और पाव हमेशा जमीन पर रखने का है। बिल्कुल। तो ये सब देखे, ये सब बच्चे लोग बड़े होते हैं, अच्छा कमाई होता है, नाम होता है, अच्छा लगता है जिंदगी में। और क्या रखा क्या है, मतलब सही है। सब लोग महात्मा गांधी नहीं बन सकते ना। जो है उसी से करो, है ना। और कोई ऐसी बात जो आप जिसका इजहार करना चाहते हैं, क्योंकि मैं यही चाहता था कि ये जो हमारा एपिसोड हो, इसमें पूरे आपकी कारकर्दगी को, आपके एम्बिशंस को, आपके प्लान्स को लेकर मैं रफी साहब के जो चाहने वाले हैं उनके सामने पेश करूं। क्योंकि वेंकटचिलम एक ऑर्गेनाइजर है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर है, या इन्होंने कुछ लोगों को लॉन्च किया, यहाँ तक तो ठीक है, बट एग्जैक्ट क्या है वो शख्सियत? अभी मेरा मकसद यही है शो करने का, जैसे कि मैं बताया था, टू कंटिन्यू विथ मोर विगर म्यूजिक फॉर अ नोबल कॉज, और ज्यादा शो करें, और जितना पैसा कमाते हैं और चैरिटी के लिए। और बहुत जावेद भाई, इतने लोग अच्छे काम करते हैं, मगर लैक ऑफ रिसोर्सेस के कारण उसका बहुत काम बहुत ले हो जाता है। बिल्कुल सही है। और लोग मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं, वेंकट जी हमारा हेल्प चाहिए, वेंकट जी हमारा हेल्प चाहिए, तो अच्छा लगता है, और इसको आगे बढ़ाने का यही रास्ता है। और दूसरा, ये मेरा पर्सनल एक क्या बोलते हैं, यंगस्टर्स जो है, जो 15 साल से 25 साल तक जो एमेच्योर सिंगिंग जो करते हैं, वो टैलेंट को प्रमोट करके बड़ा करना। क्या बात है। एस्पेशली आई एम नोन एज ए वेरी गुड टैलेंट स्काउटर फॉर रफी साहब। वो तो खैर हम लोग देख भी रहे हैं, रफी साहब का जो है ना, आपके तैयार किए हुए जो बच्चे सामने आ रहे हैं, उसी में देखता हूँ कि आने वाले पीढ़ी जो है, अभी देखिए ना, रफी साहब का गुजरे हुए 46 साल हो गए हैं, इस जुलाई में 31 को 46 साल हो जाता है।
अभी देखिए 40 साल में हर रोज जो है कितने लोग गाने के सुनते हैं उसका। कोई आसपास आया है क्या उसका? आ भी नहीं सकते। ना, मेरा मकसद यही है इसको आगे बढ़ाना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको आगे और बढ़ाना। आपके इस मकसद में हम और हम जैसे बहुत सारे हजारों लोग बिल्कुल साथ हैं, हर तरह से, दुआ से भी और हर तरह से। और परवेज भाई, मेरा ख्याल है कि काफी वक्त से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस बात का भी खदशा है कहीं हमारी बातें सुनते सुनते आप लोग बोर ना हो जाएं, जबकि ये भी सही है कि आपके सामने ये दोनों शख्सियतें जो बैठी हैं ऐसी हैं कि अगर ये 24/7 भी बातें करते रहेंगे तो आप लोग सुनते रहेंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे अपना ख्याल है कहीं मुझसे बोर ना हो जाए आप लोग, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि परवेज भाई से 2 बातें आखिरी मंजिल की तरफ कर लें। तो परवेज भाई, कुछ ऐसी चीज जो कि लोगों को नहीं पता है रफी साहब के बारे में। रफी साहब एक खुली किताब की तरह हैं। उनको उनकी बातें ज्यादातर लोगों को मालूम है। कभी उन्होंने अपना पर्सनलाइज कुछ करके नहीं रखा। उनके मतलब बस यही कह सकते हैं कि उनका जो पर्सनैलिटी थी वो एक घरेलू इंसान की। जब घर में आते थे तो काम का जिक्र नहीं बच्चों के साथ, और जब बाहर होते थे तो उनकी गाना ही उनका मकसद था। किस तरह से अपनी कोशिश यही रहती थी उनकी कि अच्छे से अच्छा काम कर सके, लोगों को खुशियां बांट सके, सुनने वालों को अच्छा लगे। एक छोटा सा किस्सा आपको बताते जी हैं बिल्कुल। जो शायद काफी पुराना है। एक पिक्चर बन रही थी, उसका प्रोड्यूसर साहब नौशाद साहब ने गाना बनाया, रफी साहब ने उसको रिहर्सल किया और प्रोड्यूसर साहब ने सुना। तो उनके प्रोड्यूसर साहब की ओपिनियन थी कि ये गाना फिल्म में नहीं रखा जाए, क्योंकि काफी ये क्लासिकल बेस है और आम पब्लिक को नहीं समझ में आएगा जब भी हो। तो नौशाद साहब और रफी साहब ने बहुत मेहनत की इसके लिए और चाहते थे कि गाना फिल्म में आए। तो नौशाद साहब ने रफी साहब से कहा कि देखिए ये ऐसी सी बात है। तो प्रोड्यूसर साहब को रफी साहब ने बोला कि आप गाना रखिए, इसकी मैं कोई फीस नहीं लूंगा। और गाना अगर लोगों को अच्छा लगा, गाना चला, तब मैं मुंह मांगी फीस लूंगा आपसे। अच्छा। नौशाद साहब की बात और रफी साहब की बात सुन के प्रोड्यूसर साहब राजी हो गए कि भाई चलो ये गाना रखते हैं, देखते हैं क्या है। तो पिक्चर बनी, रिलीज हुई, गाना सुपर डुपर हिट हुआ। इनफैक्ट वो फिल्म का हाईलाइट गाना हुआ। और फिर वो प्रोड्यूसर साहब नौशाद साहब के साथ रफी साहब को मिले चेक बुक लेके। रफी साहब, भाई आप सही थे, बताइए आपकी मुंह मांगी फीस क्या है? मेरी फीस तो मिल गई। मिल गई? किसने दी? मैंने तो आपको नहीं दी। बोले मेरी फीस जनता ने दी, मेरे रेस्टोरेंट ने दी, जो लोग आपकी फिल्म देखी, जिन्होंने गाना लाइक किया, वही मेरी फीस है। क्या बात। इस तरह के कई किस्से हैं। ये कौन सा गाना था? नौशाद साहब की फिल्म थी, शायद कोहिनूर का गाना था। इसका मुझको याद नहीं, लेकिन वो उन्होंने बताया मधुबन में राधिका नाचे रे, शायद वो गाना था। रफी साहब ने जो क्लासिकल बेस गाने गाए जी, उनका तो अलग ही मुकाम था। अरे वो तो क्या बात, क्या बात। मनोरा बावरा, उसके बाद अखियां हरी दर्शन की प्यासी, ये सब तो सुनिए तो मजा आ जाता है। रफी साहब का जो सॉफ्ट हार्ट के बारे में बहुत सारे हिस्से हैं। उसमें पॉपुलर जो है ना, रफी साहब के इंतकाल के बाद करीब 2 महीना बाद बहुत सारा ये बिल्डिंग में आए थे। मतलब 5-6 लोग आए थे और बोले थे 2 महीने से पैसा नहीं आता है, क्योंकि रफी साहब जो है उसको फैमिली के लिए पैसा भेजते थे, तो उनके घर वालों और किसी फैमिली को मालूम भी नहीं ऐसा हुआ है। उसको पता चला कि रफी साहब अभी दुनिया में नहीं रहे हैं। और बहुत सारे स्टोरी ये है कि किसी ने पैसा मांगा, कोई प्रोड्यूसर है, नहीं तो पैसा देने के लिए नहीं है। रफी साहब जेब से जो पैसा मिलता है वो दे देते थे। तो उसका जो सेक्रेटरी जो उसका साले भाई था,
रफी मियाँ थोड़ा गिन के तो दे दो। हम्म, तो रफी साहब का आंसर रहता है, "अरे अल्लाह मियाँ ने मेरे को गिन के थोड़ी ही दिया है, मैं कौन हूँ क्या गिन बात के देने वाला"। क्या बात है, इससे ऊपर उनकी क्या आवाज बोलूं? से परे उनकी शख्सियत, उनकी सखावत के तो बड़े किस्से मशहूर हैं। ये भी मशहूर है कि जैसे कि शाहिद भाई ने भी एक इसमें कहा था इंटरव्यू में कि अब्बा को देने की बड़ी आदत थी और अगर उन्होंने बचा के रखा होता तो आज ये आधा बांद्रा हमारा होता। ये उनके अल्फाज थे। तो इससे पता चलता है कि भाई जिंदगी में बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया। अगर हम मटेरियलिस्टिक बात करें तो काफी पैसे उन्होंने कमाए भी। और शौक की बात है तो एक तो उनको जैसा कि हमने सुना कि पतंगबाजी का शौक था, जी। कैरम का शौक था, बैडमिंटन का शौक था। फैमिली ओरिएंटेड इंसान थे, बच्चों के साथ गुजारना बड़ा पसंद करते थे। लेकिन इससे परे हट के रफी साहब को जहां तक सुना गया कि उन्हें गाड़ियों का भी बड़ा शौक जी था और पहली होंडा सिटी जो है इंडिया में उन्होंने ही इंपोर्ट करवाई थी, जी है ना। तो घरों का शौक था, घरों का शौक। घरों का भी शौक था उन्हें। तो अब बताएं ये सारी बातें हमारे नहीं, जब शुरू में आए तो वो भिंडी बाजार में रहे। जी उसके बाद धीरे धीरे वो जब बांद्रा में शिफ्ट हुए हाँ तो बांद्रा में भी उन्होंने 5-6 मकान बदले। सबसे पहले तो एक बांद्रा में ही एक जगह है अल्मीडा गार्डन, जी उसके सामने एक बिल्डिंग थी, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स, मैरियटा उसका नाम था। उसमें काफी साल रहे। और वहीं पे सामने मन्नाडी साहब भी रहते थे, उनको भी पतंग का बहुत शौक था, तो दोनों पतंग लाते थे जी कभी कभी जब फुर्सत में होते थे। तो रिकॉर्डिंग पे जब मिले तो रफी साहब बोले, दादा आप हमारे पतंग हमेशा काट देते हो। हाँ तो दादा का रिप्लाई क्या है, तुमको पेंच लगाना नहीं आता। हाँ तो किसी ने उसमें आगे और ऐड कर दिया, पता नहीं उसमें क्या सच्चाई है। हाँ। तो बोले, दादा पेंच लगाना सिखा दो हमको आप। बोले, तुम हमको गाना सिखा दो। ये पता नहीं किसी ने जो ऐड कर दिया आगे। गाने का टाइम में मेरे को काट देते हो आप। उसके बाद फिर वहीं पे नजदीक में उन्होंने एक अपना बंगला बनाया था, उसका नाम था रहमत मंजिल। उसके बाद वहां पे भी एक किस्सा छोटा सा एक याद आता है जी रहमत मंजिल का। पुराना बंगला था, उसको लेके वो उसको रीडेवलप कर रहे थे। तो एक रफी साहब के साथ जुड़े हुए एक पेंटर थे, उनका नाम मुन्ना भाई था। अच्छा वो बहुत सालों से रफी साहब का जुड़े हुए, घर का काम ये सब पेंटिंग वगैरह वही करते थे, घर के जैसे इंसान थे। इत्तेफाक देखिए कि वो 2 साल पहले इनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो रफी साहब की फैमिली से हम लोग से मिलने के लिए हर संडे को आते जरूर थे, रफी साहब की बातें बताते थे। अच्छा तो उन्होंने बताया कि वो जब रफी साहब वो बंगला बना रहे थे तो पूरा पाइपलाइन बदलनी थी, टैप्स नल ये सब वगैरह बदल रहे थे। तो जो प्लम्बर था उन्हें वो पहले तो सॉलिड ब्रास या पीतल या सब मटेरियल के होते थे सब चीजें, तो सब चेंज वेंज करके वो प्लम्बर ने अपने बैग में रख लिया। और तो मुन्ना भाई बोले, साहब देखिए वो देखिए लेके जा रहे हैं वो सब। रफी साहब भी देख रहे थे। बोले, चुप रहो, उसको जरूरत होगी। ये मतलब मुन्ना भाई ने खुद बताया कि रफी साहब ने ऐसे बोला। और तो वो वहां पे रहे। उसके बाद फिर उन्होंने एक पाली हिल पे चले गए। उससे पहले पाली हिल पे जाने के पहले माउंट मैरीज पे थे। अच्छा फिर बैंक स्टैंड पे थे, जो सी बर्ड बिल्डिंग आज भी मौजूद है। पाली हिल में ही वो उनका फ्लैट था ना जो उन्होंने यश चोपड़ा को दिया था रहने के लिए। वो किसको दिया क्या यश चोपड़ा को रहने के लिए बात है। लेकिन पाली हिल पे जो उनका घर था उसके सामने ही जितेंद्र साहब का घर था। अच्छा तो आपस में नहीं कभी कभी बात कर लिया करते थे। अभी जैसे आपने बताया कि उनका मतलब उनके इनकम्स के बारे में, कभी उसके बारे में उन्होंने एक जितेंद्र साहब खुद एक किस्सा बताते हैं जी कि जो हमारे शो में बोले थे, वो दीदारे यार वाला आप ये देखिए कि जो रफी साहब का प्रिंसिपल था कि हमको इतनी फीस मिलनी है, इतनी लेनी है, अगर ज्यादा मिल गई तो वापस कर देना। कैसे होगा, पॉसिबल है क्या? मैन ऑफ एथिक्स थे ना, अपने अकदार को लेके वो चलते थे वैल्यूज के साथ। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ, जैसा कि सुना गया कि उस वक्त जो कुछ भी था सामने वो तो था, लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात करें तो बहुत ही कलील रकम अपने पीछे वो छोड़ कर गए। ऐसा कुछ नहीं, उनको ये मकान था, अब उसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं क्या छोड़ के गए क्या लेके गए। लेकिन
ज्यादा कुछ उन्होंने अपने लिए रखा नहीं, उनका जैसे वही तो था, बताया सब कि कुछ charity हाँ, ये वो, दे दिया। उनके भाई घर ऐसा वालों है को पता कि नहीं था कि क्या चैरिटीज हो रही है। हम्म। he हालांकि never sang for money. हाँ, He never sang. जो मिल गया, जो उस टाइम के म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैं अगर मौजूद हैं कभी उनके मुंह से आप सुनिए कि खाली 1 रुपया लेके गाना गा दिया। जी और जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी है, उनका पहला गाना गाया तो जो भी फीस मिली उनको आधा आधा करके दे दिया। वो बोलते हैं आज तक भी हम लोग पैसा जब भी मिलता है तो गिनते नहीं है आपस में ऐसी सारी चीजें ऐसी हैं। तो पैसा जरूरत के हिसाब से उन्होंने रखा। बाकी चाहते थे कि बच्चे पढ़े लिखे, सबको तालीम दिलवाई, अच्छे अच्छे नौकरी अफसर लगी, बस यही था उनका मकसद। बहरहाल हम लोगों की तो जो मोहब्बतें हैं वो तो उनके साथ ताजिंदगी रहेंगी, और जब तक कि संगीत की ये दुनिया कायम है कोई भी शख्स रफ़ी साहब को न भूल पाएगा न भुला सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये गुफ्तगू आप लोगों को भी पसंद आई होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़ास एपिसोड था, बहुत ही ख़ास गुफ्तगू थी। क्योंकि आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ जो 2 शख्सियतें शामिल हैं ये भी बहुत ही ख़ास हैं। एक हमारे वेंकटचलम जी, दूसरे हमारे परवेज़ भाई। और ये दोनों शख्सियतें ऐसी हैं कि जब रफ़ी साहब का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं इनके भी चेहरे सामने आ जाते हैं। रफ़ी साहब की बात करें, उनके लिए कोई काम कुछ अगर किया गया या किया जा रहा है तो उसके लिए हमारे वेंकट जी हैं। और जब कोई शख्स बॉम्बे आता है, रफ़ी साहब के इन बाक़ियात को देखना चाहता है, उनकी चीज़ों को देखना चाहता है, तो दोनों हाथें फैलाकर जिस तरह से परवेज़ भाई किसी भी अनजान शख्स का इस्तकबाल करते हैं, उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं, हॉल ऑफ फेम की एक एक चीज़ों को खुद से दिखाते हैं, बताते हैं। हालांकि इसमें उनका बहुत वक्त भी जाता है। कभी कभी ऐसा भी है कि बेचारे बड़े थके हुए से होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी पेशानी पे कोई शिकन नहीं आने देते, और अपनी जिम्मेदारी समझ के वो अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पूरा करते हैं, और ये मानते हैं कि अगर कोई उनके दरवाजे पे आया है, रफ़ी साहब की मोहब्बत लेकर आया है, तो उनको भी इस दरवाजे से मोहब्बत ही मिलनी चाहिए। आज इतना ही, तो बस अब मुझे और हम लोगों को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार। जय रफ़ी साहब। बहुत अच्छा।